स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अणु परमाणु क्या होते हैं, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमने क्लास 9th बेस्ड एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। अगर आप 9th में हो या किसी भी क्लास में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपके सिलेबस में केमिस्ट्री पूछी जाती है तो आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको इसको देखने से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि एक परमाणु क्या होता है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। यानी सबसे छोटा से छोटा अगर इस प्रगति की बात की जाए कोई चीज़ है तो उसका नाम दिया गया है परमाणु। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन होता है धनावेशित और नाभिक के चारों ओर परमाणु में खोखला भाग होता है जिनमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये परमाणु की एक सिंपल छोटी सी संरचना के बारे में हमने बताया। अब हम बताते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है परमाणुओं से अणुओं तथा आयनों का निर्माण होता है। ये आंसर परमाणु से अणुओं तथा आयनों का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी परमाणु जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो बन जाता है हाइड्रोजन आयन H+, और हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन ये किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो बन जाता है H- हाइड्राइड आयन। तो प्रत्येक परमाणु अणुओं तथा आयनों का निर्माण करता है, ये बात सही है। या फिर इसी प्रकार अगर H है यानी हाइड्रोजन एग्जाम्पल लेते हैं हम, हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से मिलता है तो ये बन जाता है H2 जो कि एक अणु बनता है। तो पहला ऑप्शन यानी सही है कि परमाणुओं से अणुओं तथा आयनों का निर्माण होता है, ये सही है। अगला परमाणु उदासीन होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। कोई भी परमाणु होता है तो वो उदासीन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका मतलब है इसके अंदर 8 प्रोटॉन भी होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कोई भी परमाणु है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, तो धनावेश और ऋणावेश बराबर होने से ये उदासीन होता है। तो ये कोई भी परमाणु उदासीन होता है, ये भी सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही है। अगला ऑप्शन है बड़ी संख्या में परमाणुओं से मिलकर द्रव्य का निर्माण होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं तो एक द्रव्य का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, अगर कार्बन की बात करें, कार्बन जो हीरा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में कार्बन के बहुत सारे अणु मिलते हैं, कार्बन के ढेर सारे अणु मिल जाते हैं, तो जिससे कार्बन का हीरा का निर्माण होता है। या फिर कोयला, कोई भी परमाणु कोई भी पदार्थ अगर बना है तो परमाणुओं से मिलकर ही बना है। कोई भी वस्तु बनती है तो परमाणुओं से मिलकर ही बनती है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में परमाणुओं से मिलकर द्रव्य बनता है, पदार्थ बनता है। पदार्थ इसी प्रकार से ही बनता है, परमाणु छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलकर बनता है। ये ऑप्शन भी सही निकला। अगला है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये बात सही है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है और जब अभिक्रिया के दौरान मुक्त अवस्था में ही अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो इस तरह से इसमें पूछा गया था कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो लास्ट वाला सत्य नहीं है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तभी वो अभिक्रिया करता है, तभी मुक्त अवस्था में रहकर ही अभिक्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का प्रतीक कौन सा है। चांदी जानते होंगे, इसका प्रतीक होता है Ag, सिल्वर कहते हैं इसको Ag। तो चांदी का प्रतीक क्या होता है, Ag होता है, ये बात याद रखना है। ए कैपिटल में रहता है और स्मॉल में G रहता है। पहला दे रखा है इसमें ऑप्शन Hg किसका प्रतीक होता है, मरकरी। Hg यानी पारा भी कहते हैं इसको। पारा एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कोई भी ऐसी धातु नहीं है जो द्रव अवस्था में पाई जाए, सिर्फ पारे को छोड़कर। ये भी पारा के लिए फैक्ट होता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसमें Au किसका होता है, Au होता है गोल्ड का यानी सोना का। तो गोल्ड हो गया Au, ये भी एक धातु होती है। और एक इसके लिए फैक्ट होता है कि 1 ग्राम सोने से
1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी सोना सबसे ज़्यादा इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ये भी एक धातु होती है। अगला है सिल्वर, तो सिल्वर ही चांदी होता है, Ag होता है। अगला ऑप्शन दे रखा था इसमें SI, तो SI क्या होता है? SI होता है सिलिकॉन, SI ये होता है SI। तो ये धातु नहीं होता, ये होता है उपधातु। तो इस तरह से चारों ऑप्शन ध्यान में रखना। चांदी का प्रतीक Ag होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसको Na लिखा जाता है। ये कहलाता है सोडियम तत्व का प्रतीक। तो इस तरह से ये रहा सोडियम। इसमें पहला ऑप्शन भी दे रखा था Ne किसका होता है? Ne होता है नियान, Ne। ये किसका परमाणु क्रमांक होता है? 10। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसी में, अगला दे रखा है SI बताया भी सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। सल्फर S होता है 16, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है सल्फर। तो इस तरह से सोडियम क्या होता है? Na होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, 88 ग्राम शुष्क बर्फ में कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो ज़रा हम लोग समझते हैं मोल होता क्या है। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं उनको पूरी व्याख्या से सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो पे बने रहिए, अंत तक देखिए, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ से। मोल क्या होता है? जैसे हम बात करें, हम कहें कि 1 दर्जन क्या होता है, तो 1 दर्जन में हम कहें दे कितनी वस्तुएं होती हैं, तो आराम से बता सकते हो कि 12 वस्तुएं होती हैं। हम कह दें 1 जोड़ी में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो आराम से बता सकते हो कि 1 जोड़ी में 2 वस्तुएं होती हैं। तो इसी प्रकार जो एक मोल होता है, इसमें बोला गया है कि मोलों की संख्या, तो एक मोल में जो संख्या होती है, एक मोल संख्या होती है, वो होती है 6.022 या 23 भी कह सकते हो, 6.023 इंटू 10⁻23 या 022 या 23 कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। इसके बाद भी संख्या होती है, हमें यहाँ तक याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये होती है एक मोल। एक मोल में इतने सारे कण होते हैं। जैसे हमने कहा 1 मोल गेहूं के दाने ले आओ तो इतने सारे दाने लेकर आओगे। हमने कहा 1 मोल चीनी के दाने ले आओ तो इतने दाने लेकर आओगे। हमने कहा 1 मोल पानी के कण ले आओ तो इतने सारे कण लेकर आओगे जल के। हमने कहा 1 मोल मिट्टी ले आओ तो इतने सारे मिट्टी के कण लेकर आओ। तो 1 मोल में ये संख्या होती है 6.022 या 6.023 भी कह सकते हो, इंटू 10⁻23 6.023 × 10⁻23। यह है 1 मोल, और इस संख्या को हम लोग आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, मोल क्या होता है शायद समझ में आया हो आपको। अब चलते हैं सवाल की ओर। लिखा 88 ग्राम शुष्क बर्फ में कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा मोल का एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो मोलों की संख्या बराबर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मोलों की संख्या, इसको हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं। मोलों की संख्या n बराबर किसी पदार्थ का भार ग्राम में बटे उसका अणु भार। तो ये होता है मोल का एक सिंपल सा फार्मूला कि मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणु भार। अब किसी पदार्थ का अणु भार कैसे निकालते हैं, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। भार तो दिया है, जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा 88 ग्राम शुष्क, तो 88 ग्राम इसका भार दे रखा है। अब इसका परमाणु भार या अणु भार कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। तो जैसे हमको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड में, प्रश्न है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हमको निकालना पड़ेगा इसका निकालना पड़ेगा भार तो दिया है 88 ग्राम। अब निकालेंगे इसका अणु भार। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। अब कार्बन के परमाणु भार बताना पड़ेगा। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका परमाणु भार है 12। प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 8 है। जरूरी नहीं कि दुगना ही हो, किसी का दुगना होता है, किसी का 2 से कुछ ज़्यादा भी होता है परमाणु भार। तो 12 + 16 दूनी 32, 12 और 32 मिलके हो जाएगा 44। तो इस तरह से इसका परमाणु भार आ गया 44। अब हम आते हैं अपने सवाल की ओर।
इसमें लिखा परमाणु 88 ग्राम शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस यही होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कहा मोलक संख्या, तो मोलक संख्या हमने बताया भार बटे अणुभार, तो भार कितना दे रखा है 88 ग्राम भार बटे अणुभार। अणुभार कितना निकाला हमने 44, तो सिंपल सा 44 से कम 44, 44 दूनी 88, तो इस तरह से 2 मोल आ गए इसमें। तो मोलक संख्या बराबर उस पदार्थ का भार बटे अणुभार, तो इस तरह से मोलक संख्या निकाली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 180 ग्राम जल में H2O के मोलों की संख्या बताइए। 180 ग्राम जल में H2O के मोलों की संख्या, तो उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। इस H2O का भार दे रखा ग्राम में, तो ग्राम कितना है 180 ग्राम। अब इसमें मोलक संख्या बराबर भार बटे अणुभार, भार तो हो गया इसका ग्राम में इतना 180 ग्राम, भार बटे अणुभार। अब H2O का अणुभार निकालें, तो H2O का अणुभार कितना होगा, H2O में है 2 है H, गुणे H का परमाणु भार कितना होता है 1 प्लस O का कितना है 16, तो 16 2 1 कम 2 16 2 18, तो इस तरह से परमाणु मतलब जल का परमाणु भार आ गया 16 2 18। अब 180 में 18 से भाग दे देंगे, क्योंकि 180 ग्राम हमको दे रखा जल का भार, तो 180 भागे 18, तो 18 से काटेंगे तो 18 दहम में 180, तो इस तरह से कितना आ गया 10 मोल आ गया। तो 180 ग्राम में जल के मोलों की संख्या 10 मोल है जल के मोल। अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह से हमने जो भी वीडियोस बना रखी हैं अब तक प्लेलिस्ट में जाके देखिए या इस वीडियो के नीचे जाके देखिए, सारी वीडियो मिलेंगी, आप एक एक करके उनको समझ सकते हैं। रसायन विज्ञान को अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है। तो परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक का मतलब है होता है कि परमाणु की जो परिभाषा ली गई है वो किस बेस पर ली गई है। तो परमाणु की परिभाषा जो ली गई है वो कार्बन 12 समस्थानिक के ऊपर ली गई कि परमाणु भार क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती, ये सब चीज़ें कार्बन से रिलेटेड करके ली गई। कार्बन में अगर इतनी चीज़ें हैं तो कार्बन से रिलेट करके इसको सिंपल से याद रखोगे कि कार्बन 12 यही इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक है। जैसे परमाणु संख्या क्या होती, परमाणु भार क्या होता, तो ये सब चीज़ें एक मानक बना के ली गई, उस मानक के तहत कार्बन 12 को रखा गया, कार्बन को रखा गया। अभी समझ में आएगा अगले क्वेश्चनों में कि इसका क्या मतलब है। तो इसको याद रखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक जो परमाणु का लिया गया है वो किससे लिया है, कार्बन 12 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कार्बन 12 के आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो देखिए हम लोग समझते हैं जो कार्बन 12 की बात कर रहे थे ये क्या कर रहे थे, सबको याद होना चाहिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार होता है 12। अब इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन के परमाणु क्रमांक में 6 दिया, इसका मतलब है कि परमाणु इसके पास जो कार्बन होता है कार्बन परमाणु इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। ये जो 12 दे रखा है इसका मतलब क्या दे रखा है कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 12 है, ये तो दे रखा है एक प्रकार से। अब दूसरी बात द्रव्यमान संख्या भी इसी को कहते हैं, तो इसको जरा और समझते हैं कि जो ऊपर कार्बन 12 दिया होता है इसका क्या मतलब है। कार्बन 12 जो कार्बन के ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कार्बन के 1 मोल लें, कितने मोल 1 मोल, कार्बन के जो परमाणु हैं उनको अगर हम लोग 1 मोल उनकी संख्या 1 मोल लें और उनका फिर भार निकालें ग्राम में, तो वो 12 ग्राम आना चाहिए, आता है। ये होता है कार्बन 12 का मतलब। अब 1 मोल क्या होती है, अभी बताया था 6.022 इंटू 10 की घात 23, तो ये होती है एक मोल की संख्या। यानी ये समझो, इसको सिंपल सी इस तरह समझो कि कार्बन 12 जो कार्बन का 12 परमाणु भार होता है इसका मतलब होता है कि 6.022 गुणे 10 की घात 23 इतने सारे कार्बन के परमाणुओं का कुल भार है 12 ग्राम। ये है कार्बन 12 का मतलब। इतने सारे कार्बन के परमाणु जब मिलते हैं उनका वजन करते हैं तो वो निकलता है 12 ग्राम, तो ये होता है द्रव्यमान संख्या। इसी प्रकार ये एक मानक बना दिया गया था। अब जैसे हम बात करें ऑक्सीजन का, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कार्बन 12 के आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है।
तो कार्बन 12 के आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु भार कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार, पहली बात तो याद रखना होता है कि जैसे अभी बताया था ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार होता है 16। तो परमाणु भार इसका 16 है, ये है इसका परमाणु भार, इसको तो याद रखोगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी दे रखा है 7 नंबर में कि कार्बन 12 के आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। इसमें देखो 8U, 32U, 16U, 14U। यू का क्या मतलब है, देखिए कार्बन, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसका परमाणु भार कितना आया, 16 आया। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑक्सीजन का जो भार होगा वो होगा 16 ग्राम। अब 1 मोल कह दें या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु कह दें ऑक्सीजन के, कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का कुल भार है 16 ग्राम, इस तरह भी कह सकते हैं। अब 16 ग्राम कह दें या फिर 16U कह दें, इसका जो 16 है ये जो U लिखा है यहाँ पर, ये होता है, इसको हम लोग AMU भी कह सकते हैं। AMU या U ये एक प्रकार की मात्रक है, जैसे समय का मात्रक सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर, उसी प्रकार द्रव्यमान का भी मात्रक यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या का मात्रक U। अगर उसको ग्राम में बोलना है तो 16 ग्राम कह देंगे, या फिर ग्राम में ना बोलकर हम इसको U या AMU बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ इसका मात्रक लिखा है और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अभी तो हमने बताया ना कि 12 ग्राम इसका भार कब आया होगा, 12 जो इसका परमाणु भार दे रखा है, या 12 ग्राम कह दें या 12 AMU कह दें या 12U कह दें, ये कब आया होगा, जब हमने इसके 1 मोल तौले होंगे। 1 मोल कार्बन के परमाणुओं का जब तौला गया तो उनका भार कितना निकला, 12 ग्राम निकला। अब 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, अभी बताया था 6.023 या 022 इंटू 10⁻23, इतने सारे परमाणु होते हैं 1 मोल में। तो यानी कह सकते हो 1 मोल के परमाणुओं का भार 12 ग्राम या फिर इतने सारे परमाणुओं का भार 12 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 12 ग्राम इसका भार कब आया, जब 1 मोल रहे होंगे उनकी संख्या। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे परमाणु थे कार्बन के, तब उसका ग्राम में भार आया है 12 ग्राम। या इसको हम 12U कह दें या 12 AMU कह दें या फिर 12 ग्राम कह दें। तो इस तरह से इसका आंसर C हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो जैसे अभी हमने बताया कि कार्बन का जो 12 ग्राम भार आया है, इसमें कार्बन के 1 मोल रहे होंगे। इसी प्रकार अगर बात करें सोडियम का जो परमाणु भार होता है 23, तो सोडियम का 23 भार कब आया होगा, जब सोडियम के 1 मोल रहे होंगे। हम कह दें फास्फोरस जिसका परमाणु भार होता है 30 के आसपास, 30 या 31 होता है, तो इसका परमाणु भार 31 कब आया होगा, जब फास्फोरस के 1 मोल रहे होंगे। किसी भी चीज़ का जो परमाणु भार होता है उसके मोलों की संख्या का कुल द्रव्यमान होता है। यानी जैसे कह दें हम कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, तो इसमें 40 परमाणु भार कब आया होगा, जब कैल्शियम के 1 मोल, जितने कैल्शियम के 1 मोल होते हैं उन सब का जोड़ा गया होगा उन सबको, तब उसका परमाणु भार आया 40, मतलब ग्राम में उसका द्रव्यमान आया 40 ग्राम। या फिर ऐसे फिर से समझो, जैसे हम पोटेशियम की बात करें के का होता है 39, तो इसका 39 ग्राम कब भार आया होगा, जब पोटेशियम के 1 मोल कणों को या 1 मोल परमाणुओं को तौला गया होगा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। हीलियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो ज़रा ये बताओ कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा है, क्या इसको हम 1 मोल नहीं कह सकते, कि हीलियम के 1 मोल में हमसे पूछा है कि हीलियम के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो 1 मोल का द्रव्यमान वही होगा जो हीलियम का द्रव्यमान संख्या याद किए होगे। तो कितनी होती है हीलियम कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका
2। परमाणु भार कितना है 4, तो यही तो है द्रव्यमान संख्या। तो यानी हीलियम के 1 मोल में द्रव्यमान संख्या कितनी है 4। अब 1 मोल कह दो या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 कह दो। तो यानी हीलियम के इतने परमाणु का द्रव्यमान 4 होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या क्या होती है। तो अभी बता ही रहे उस हर क्वेश्चन में कि 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। इसका 1 मोल की संख्या, जैसे 1 दर्जन में 12 संतरे, 1 मोल में 6.0223 इंटू 10⁻23 इतने संतरे। 022 भी होता है, 023 भी कह सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या क्या होती है। तो किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें। प्रत्येक संतुलित 11 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करती है। तो प्रत्येक संतुलित जो समीकरण होगी वो पालन करेगी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। किस नियम का? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो इस नियम को दिया था एम.वी. लोमोनोसाव ने। किसने? एम.वी. लोमोनोसाव। तो इनका नाम याद रखना हो तो याद रख सकते हो। जरा इसको समझ लेते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था। प्रत्येक संतुलित समीकरण, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम बात करें अमोनिया। तो अमोनिया कब बनती है? बहुत सारे तरीक़ों से बन सकती है, लेकिन हम यहाँ पे हाइबर विधि यूज करेंगे। N2+3H2 बैलेंस समीकरण देखेंगे इसका। N2+3H2 से बनती है अमोनिया। तो अमोनिया को अगर हम लोग परमाणु भार निकालें, जैसे N2+3H2 इससे बनती है अमोनिया। और ये रिवर्स प्रोसेस भी होता है 2NH3। बैलेंस समीकरण लिखा हमने सीधा इसका, ये बैलेंस है। 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। अब इस समीकरण का हम लोग द्रव्यमान संख्या निकालेंगे, इसका भार निकालेंगे। तो ये है N2। तो N2 में एक नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो 2 का हो गया 28 हो गया, प्लस 3 गुणे एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 2 का होगा 2 1 कम 2, तो 3 दूनी 6 बनेगा। 28 6 कितना है यहाँ से, इधर का आ गया 34। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 34 ग्राम आया, अगर ग्राम में मापें तो ये 34 U आया। अमोनिया का देखते हैं, 2 है ये गुणे में। अब ये ब्रैकेट के अंदर प्लस में जोड़ेंगे इनको सबको। नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस 3 इंटू 1 हाइड्रोजन का आएगा 3 1 3, तो 14 3 17, 17 दूनी 34। तो इस तरह से ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इधर भी 34 आया, इधर भी इनका योगफल 34 आया। इधर जितना द्रव्यमान है इसका टोटल योग उतना ही इधर वाले का है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यही क्वेश्चन था कि किसी भी प्रत्येक संतुलित समीकरण में कौन सा नियम लागू रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू रहता है। इसके और भी जो भी नियम है उनको फिर कभी मिलेंगे तो समझाया जाएगा, क्योंकि बड़े नियम होते हैं, इनको समझने में एग्जाम्पल लेकर टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखें, 12वां नंबर है आवोगाद्रो स्थिरांक का सही मान क्या है। तो अभी हमने जो नंबर बताया था कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे कण होते हैं, तो यही संख्या कहलाती है आवोगाद्रो संख्या। इसी संख्या को, इस नंबर को ही बोला गया है कि आवोगाद्रो संख्या। जैसे हम कह दें 1 सैकड़ा, तो सैकड़ा शब्द किसके लिए है? 100 के लिए है। हम कह दें 1 दर्जन, तो दर्जन कितना का है? 12 को है। इसी तरह हम कह दें 1 मोल, तो मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, इसी मोल को, इसी संख्या को बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। कहीं ना कहीं इसके वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने इस संख्या का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻22 सेकेंड ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में दे रखा है ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। जरा समझते हैं हम लोग इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के
जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 एक परमाणु का, यानी एक ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। तो ये तो अभी हमने पढ़ा। अब इसमें पूछा कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान तो वही होगा जो भी हमने बताया। अभी हमने क्या बताया उस समय कि किसी भी, जैसे ऑक्सीजन है तो इसका जो परमाणु भार 16 आया है, ये कब आया है? जब ऑक्सीजन के एक मोल परमाणुओं का जोड़ा गया, एक मोल परमाणुओं का भार, तो जाके 16 आया है। ऑक्सीजन के एक मोल परमाणुओं का भार दे रखा है 16। ये हमसे पूछा केवल एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ये बताओ एक मोल परमाणु में कितने, अगर हमने कहा ऑक्सीजन के एक मोल परमाणुओं का भार है 16, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे परमाणुओं का भार है 16। इतने सारे परमाणु जब ऑक्सीजन के मिले होंगे तो उनका भार आया है 16। ये संख्या कैलकुलेट करके रखी जाती है ओ के ऊपर। हालांकि वहाँ पे एक ही ओ लिखा होता है, लेकिन उसका मतलब वो सिर्फ इंगित करता है। उसका मतलब है कि ऑक्सीजन के इतनी सारे संख्या, इतनी जो बड़ी संख्या लिखी है, इतनी संख्या के जब ऑक्सीजन जुड़े होंगे, सबका जोड़ किया गया, द्रव्यमान जोड़ा गया, तो जाके 16 आया है। तो ये इसका मतलब है। हमसे पूछा कि एक का कितना होगा, तो एक का ज़रा बताओ। जब इतनी चीज़ का इतना भार, तो एक का ज़्यादा संख्या दे रखी है, ज़्यादा से कम में पहुँचना, तो एक का निकालने के लिए क्या करोगे? 16 भागे ये संख्या बटे में पहुँच जाएगी। तो इस तरह से 16 बटे यही संख्या जाएगी, 16 बटे इतनी संख्या, ये वाला 6.022 इंटू 10⁻23 बटे में चला जाएगा। तो ये समझ में आए, ऐसे समझना है कि इतने सारे सभी का जो परमाणु भार 16 दिया है, इसका मतलब है कि उसके एक मोल कणों का भार 16 दे रखा है, परमाणुओं का भार। तो हमको एक का निकालना, तो एक का निकालने के लिए ज़्यादा संख्या का दे रखा है, एक का पता करने के लिए बटे में संख्या चली जाती है। जैसे 5 वस्तुओं की कीमत 20 रुपये है, तो एक की कीमत 20/5। तो इस तरह से कैलकुलेट किया गया इसको। अगला क्वेश्चन देखें, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र छांटिए। अब ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है यहाँ पर से। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, तो अमोनियम सल्फेट क्या होता है, ज़रा हम लोग पहले इसका सूत्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो अमोनियम क्या होता है? अमोनियम होता है NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये होता अमोनियम। सल्फेट क्या होता है? सल्फेट होता है SO4 के ऊपर -2 चार्ज। तो ये बनता है, इसको ये याद रखनी पड़ेगी। कभी अगर कहोगे सब लोग, अगर आपको ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की, तो बताना कमेंट में। हम जो भी टॉपिक आप सजेस्ट करोगे उसको अलग से सेपरेट वीडियो बना के पढ़ा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें तो अमोनियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। अब इसके 2 इसके नीचे आएगा, इसका 1 इसके नीचे जाएगा। तो देखो बन जाएगा, जाके क्या बन जाएगा, उसका 2 इसके नीचे जाएगा, तो अमोनियम, यानी अमोनियम के नीचे आ जाएगा होल ट्वाइस, फिर SO4 के नीचे जाएगा 1। अब 1 लिखो ना लिखो, तो ये बनेगा फार्मूला हमारा अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B सही है, अमोनियम सल्फेट। स्टूडेंट्स आज यहीं तक के क्वेश्चनों करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही साइंस की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।